की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उस पर एक साथ अटैक किया है। नासा इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड था, हालांकि नासा ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इनक्रिप्ट प्रोग्राम को चला रखा है, क्योंकि 2012 में चाइनीज हैकरों ने नासा के कई सैटेलाइटों को कुछ देर के लिए अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद वो लोग काफ़ी इनक्रिप्ट कर दिए हैं इसको। अभी हम समझते हैं कि हमारी जो इसरो है, इसको चाइना के हैकर्स से कैसे बचाया जाएगा। और हम लोग जो अपने ईमेल आईडी या बैंक में जो पासवर्ड डालते हैं, तो हम लोग भी तो मोबाइल में अपना पासवर्ड लिखते हैं जो गूगल के पास सेव रहता है। गूगल भी चाहे तो करोड़ों का रुपया हम लोग से क्यों नहीं निकाल सकता है, क्योंकि हम लोग भी तो उसको पासवर्ड बताते हैं। हम लोग भी तो बैंक में अपना पिन डालते हैं ना, एटीएम का 4 अक्षर का। बैंक मैनेजर पिन निकाल के आपका क्यों नहीं मिसयूज कर लेता है? वो कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए उसे हैशिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये सारी चीज़ें क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो चाइनीज हैकर्स थे, उन्होंने सैटेलाइट को कुछ समय के लिए हैक किया था। इसको हैक करके वो बहुत कुछ कर सकते थे। जो अमेरिका की सैटेलाइट्स को हैक किया था उन लोगों ने, इसके अमेरिकन सैटेलाइट्स को एक दूसरे में लड़ा सकते थे, उसका रास्ता भटका सकते थे, या फिर उसको किसी अलग डायरेक्शन में या अर्थ की ओर उसको डायरेक्ट कर सकते थे, जिससे कि उस पर एक खासा खतरा हो सकता था। या फिर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उस पर इसको ले जाकर लड़ा देते तो एक बहुत बड़ा झटका लग सकता था। इसलिए नासा ने पूरी तरह से इसको एकदम सेफ बना लिया है। लेकिन भारत के सैटेलाइट अभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं है, लेकिन जो हमारे मिलिट्री सैटेलाइट है वो पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि चाइनीज जो हैकर्स थे वो भारत के इसरो को, जो इसरो था उसको काफ़ी हद तक उन्होंने टारगेट किया। लेकिन इसरो की जो सैटेलाइट सिस्टम है उसमें 2 तरह के सिस्टम को लगाया गया। जो सैटेलाइट बनाया जाता है, इस सैटेलाइट में एक ट्रांसपॉन्डर लगाया जाता है। ट्रांसपॉन्डर का मतलब होता है ट्रांसमिट करना और रिस्पॉन्ड करना। मतलब आपके जब आप यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं सैटेलाइट को, तो ये इसका रिस्पॉन्ड करके दूसरे को देगा। तो ट्रांसमिट एंड रिस्पॉन्ड से बना होता है ट्रांसपॉन्डर। तो जो इसरो का जो ट्रांसपॉन्डर होता है, इसमें 2 सिस्टम से अवेलेबल है, एक इनक्रिप्टेड है, एक नॉन इनक्रिप्टेड है। नॉन इनक्रिप्टेड हम लोग के लिए यूज होता है, जो हम सैटेलाइट में डाटा भेजेंगे, जैसे मान लीजिए हम सैटेलाइट में लिख के भेजे गुड मॉर्निंग, तो वो गुड मॉर्निंग लिख के चला जाएगा। लेकिन जो इनक्रिप्टेड रहता है ना, उसमें हम गुड मॉर्निंग लिखेंगे तो उसमें कोड लिख देगा, कुछ लिख देगा, पता ही नहीं चलेगा क्या लिखे हैं। ये उसी को पता चलेगा जो रिसीव करेगा, क्योंकि उसके सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम लगा है कि जो कोड को वापस उसको इंग्लिश या हिंदी में कन्वर्ट कर सके। तो भारत के जो सिविल काम के लिए जो सैटेलाइट है, जिससे आप डीटीएच वगैरह चलाते हैं, वो इनक्रिप्टेड नहीं रहता है। लेकिन जितने भी मिलिट्री सैटेलाइट हैं भारत के, वो सारे के सारे इनक्रिप्टेड रहते हैं। अब इस इनक्रिप्टेड को समझते हैं। इसी इनक्रिप्टेड सैटेलाइट के आधार पर हम लोग जहाज में वाईफाई को चला देते हैं। जहाजों में वाईफाई नहीं रहता, तो अब एक नया सिस्टम के तहत इनमें भी वाईफाई लगा दिया जाता है। इसके ऊपर एक एंटीना होता है। अब एंटीना पहले क्या था कि नीचे के एंटीना से, ग्राउंड से बातें होती थी, जो अंदर की वाईफाई चलती थी लोगों के लिए। पायलट जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है, तो इसका अलग होता है। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी में समस्या क्या, बड़ी भड़बड़ भड़बड़ आवाज़ करता है। इसलिए अगर आप जहाज में बैठे होंगे, कभी पायलट आपको बोलता होगा कि मौसम सही है या गलत, तो उसकी आवाज़ देखेंगे तो अजीब सी आएगी आपको। तो इसी नीचे ग्राउंड को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने सैटेलाइट से अब क्या किया, जोड़ना चालू किया। तो ये सैटेलाइट से इस पर हम लोग डायरेक्ट वाईफाई का कनेक्शन देते हैं, जो अंदर जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अभी हम लोग इसे KU बैंड यूज कर रहे हैं। आगे KA बैंड यूज करेंगे तो इसकी स्पीड तो अच्छी रहेगी यहाँ पर। अब आप जहाज़ों में देखेंगे तो ऊपर में कई सारे एंटीना रहते हैं। अब जहाज में देखेंगे कई सारे ये सब एंटीना है सब। अब ये एंटीना जो होते हैं, ये एक अलग से हवा का एक ड्रैग पैदा करते हैं, जो जहाज को स्मूथ उड़ने नहीं देते हैं। इसलिए एंटीना का साइज छोटा करना ज़रूरी था, और जो अंदर की स्पीड थी वो भी बढ़ानी ज़रूरी थी। अब 200 Mbps का स्पीड दिया जाता था। अब 200 Mbps जो स्पीड है, ये पूरे जहाज के लिए स्पीड है। अब इस जहाज में मान लीजिए 100 आदमी भी अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वो 2 MB हो जाएगा पूरा घट के, वहाँ पर तो काफ़ी कम हो जाएगा। तो जहाज के अंदर उतनी स्पीड नहीं मिल पाती है। लेकिन अब KA बैंड आएगा तो उससे स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाएगी जहाज के अंदर। और जो ग्राउंड से जो सिग्नल दिया जाता था, उससे तो लाख गुना अच्छा है सैटेलाइट वाला। अब ये देखिए, जो ट्रांसपॉन्डर होते हैं ना, सैटेलाइट में लगे रहते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बैंड कहते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं, जिसमें L बैंड आता है, S बैंड, C बैंड, X बैंड, KU बैंड, K बैंड, KA बैंड, ये काफ़ी बैंड होते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, L बैंड जो होता है ना, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, इसकी स्पीड जो होती है फ्रीक्वेंसी। S बैंड 4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। C बैंड और अच्छा काम करता है। X बैंड जो होता है ना, मिलिट्री के लिए यूज होता है। हम लोग को जो दिया जाता है वो S बैंड और C बैंड दिया जाता है, हम लोग जो मोबाइल वगैरह में चलाते हैं। और मिलिट्री को जो दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, वही X बैंड दिया जाता है मिलिट्री वगैरह को। अभी जहाज़ों में जो यूज होता है वो KU बैंड होता है।
KU बैंड जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है। देखिए जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना, खराब मौसम में उतना अच्छा काम नहीं करेगा। अब इससे भी बेहतरीन, अब K बैंड का उतना यूज नहीं हुआ, KA बैंड का ज़्यादा यूज होने लगा। तो जो सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी छोड़ता है उसकी स्पीड उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कितना तगड़ा होगा। तो KU बैंड से अच्छा था आपका KA बैंड। अब इससे भी अच्छा रहेगा V बैंड, उससे अच्छा रहेगा W बैंड, कई बैंड अच्छे होते हैं। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो आपकी जो अपलोडिंग स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। देखिए इधर हाई होती जाएगी, जो थ्रो आउट है वो हाई हो जाएगा। जो आपका एंटीना का साइज है तो L बैंड की एंटीना का बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा, और इधर आएंगे तो एंटीना का साइज छोटा होते लगेगा। तो यही लिखा है कि एंटीना का साइज इस साइड जैसे जैसे आएंगे एंटीना का साइज छोटा होते जाएगा, और अगर वो L बैंड या S बैंड या C बैंड लगाएंगे तो बड़े साइज का एंटीना लगाना पड़ेगा। अब आप ही बताइए ना, जहाज के ऊपर बड़े साइज का एंटीना लगाएंगे तो एक हवा का ड्रैग उत्पन्न करेगा जो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हम लोग KU बैंड के अलावे अब हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, KA बैंड, क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे तो इस साइड में बैंड जो होता है बड़ा होने लगता है, क्लियरिटी अच्छी आती है। तो अभी जो जहाज़ों में यूज़ होगा वो इसरो द्वारा बनाया गया KA बैंड होगा। इसकी क्या होगी, स्पीड अच्छी होगी, साउंड की क्लियरिटी अच्छी होगी। लेकिन ख़राब मौसम में ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ख़राब मौसम में यही सब अच्छा काम करते हैं। तो इंडियन जो एयर स्पेस है उसने अपनी जहाज़ों को एक दिशा निर्देश दिया है कि आप अपनी जहाज़ों में KU बैंड भी लगाइएगा और KA बैंड भी लगाइएगा, क्योंकि जब मौसम सही रहेगा तो KA बैंड से काम चल जाएगा, और जब खराब मौसम है तो KU बैंड से काम चलेगा। यानी कम्युनिकेशन फेल नहीं होना चाहिए। ये हम पैसेंजर्स के लिए लगाया जा रहा है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पे पायलट्स वगैरह बात करते हैं, लेकिन अब जो मिलिट्री वाले या जो हैकर से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इनक्रिप्शन का। इसी से बना है आपका क्रिप्टो करेंसी जिसे बिटकॉइन कहते हैं। देखिए जब भी आप कहीं पे अपना पासवर्ड डालते हैं, चाहे वो ATM के मशीन हो या फिर कहीं पे भी आप पासवर्ड बनाते हैं, आप अपने मोबाइल में बनाते हैं, ईमेल आईडी में कहीं पे भी पासवर्ड बनाते हैं, तो ये पासवर्ड को गुजरना पड़ता है हैशिंग प्रोसेस से। ये हैशिंग प्रोसेस क्या है तो समझिए ध्यान से, ये क्या प्रोसेस होता है। आप कुछ भी चीज़ों को लिखते हैं तो हैशिंग प्रोसेस के तहत उसे एक 40 डिजिट के एक बहुत बड़े नंबर में कोड में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लायन, हम बड़ा लिख देते हैं लायन, तो यहाँ 4 अक्षर है। ये हैशिंग प्रोसेस से इसको क्या बना दिया, एक इतना बड़ा अक्षर बना दिया, 40 अक्षर के कोड में बना दिया। अब हैशिंग की पहली विशेषता समझिए, आप कितना भी बड़ा वर्ड इधर लिखिए, आप मान लीजिए यहाँ एक लिख देते हैं IM खान, हम इतना बड़ा लिख देते हैं, तो इसको, ये मेरा कोड हो गया, सपोज कर लिए मेरा कोड है, ये मेरा पासवर्ड है, तो IM खान, तो ये इसको कितना अक्षर में बनाएगा, 40 अक्षर के कोड में बनाएगा। और अगर हम यहाँ केवल अपना पासवर्ड बना देते हैं लव, तो भी इसको ये 40 अक्षर में ही बनाएगा। यानी आप अपना पासवर्ड कितना भी अक्षर बनाइए, ये उसको 40 अक्षर में ही बनाता है। यहाँ पे हैशिंग एक फिक्स साइज होती है, उसी में बनाएगा यहाँ पर पहला। अब देखिए हैशिंग से क्या होता है, बात समझिए। जब कभी भी आप अपना गूगल पे अपना पासवर्ड बनाते हैं तो गूगल के पास आपको पासवर्ड नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए हमने पासवर्ड बना दिया लाइन, सपोज कीजिए लाइन बनाया है, यहाँ लाइन लिखा हुआ है, हम बड़ा लिख देते हैं लाइन, तो गूगल के पास जो पासवर्ड पहुंचा है वो हैशिंग वाला पासवर्ड पहुंचा, ये पहुंचा है। तो गूगल को पता ही नहीं है कि आपने पासवर्ड लिखा क्या है, गूगल को ये इंक्रिप्शन पता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर कोई गूगल का कर्मचारी है या गूगल से किसी ने ये इनक्रिप्टेड कोड उठा लाया, तो भी वो आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये वाला कोड पता है। और अगर गलती से वो ये वाला कोड इधर से आपके अकाउंट में या पासवर्ड में भरेगा, तो वो इसका एक अलग पासवर्ड जनरेट कर देगा वहां पर, क्योंकि हैशिंग केवल वन वे डायरेक्शन में काम करता है। देखिए तीर केवल इधर बना है, यानी आप लाइन को इधर से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाला चीज मिलेगा तो आप इसको इधर से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो आपको पासवर्ड में इंक्रिप्शन थोड़ी लिखने को बोलता है, आपको तो पासवर्ड लिखने को मिलता है। तो अगर आपको किसी का हैशिंग कोड पता चल गया तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो क्या चीज लिखा हुआ है। तो दो चीज समझ में आ गया कि पहला, हैशिंग कोड कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, आप अगर पासवर्ड बनाते हैं तो हैशिंग के बाद उसे एक 40 डिजिट के कोड में बना दिया जाता है, पहला। दूसरा, ये वन वे काम करता है, इधर से इधर काम नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जरा एक चीज ध्यान समझिए, ये जो हैशिंग की क्रिया हो रही है, हैशिंग मतलब पासवर्ड जनरेट